दिखाई दिया कि पेपर लीक हुई और काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं। जब मोबाइल सेट्स जो है वो अनटेम्पर्ड है, नॉन टेम्पर्ड है, तो आप बताइए। इसी तरह के लगभग 60, 65 या 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर्स पहले से लीक्ड आउट थे। पहले से लीक्ड आउट थे। पहले से लीक्ड आउट थे। और उस छात्र ने जो पटना से धनबाद आ रहा था, उसने अपने मोबाइल सेट में मैसेज के फॉर्म में यदि वो किसी का नाम छिपा रहा है तो सबसे पहले शक के दायरे में उस छात्र को ही रखा जाएगा। सर, किस पदाधिकारी का नाम ये लोग छुपाते हैं? सरकार बार बार कहती है कि हम संज्ञान ले रहे हैं, परीक्षा को सही तरीके से आयोजित करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आजकल जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, जैसे जो एग्जाम्स लेती है, जेपीएससी लेती है, ये एजेंसियों के माध्यम से लेते हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले ही आंसर्स लीक कर दिए गए थे। जेएसएससी सीजीएल, ये शब्द झारखंड के उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक सपना है जिसकी प्रतीक्षा कई अभ्यर्थी बहुत साल से कर रहे हैं। कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं आंसर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम हो जाता है लेकिन उसका परिणाम नहीं आता है। इसी सिलसिले में एफएसएल का नया रिपोर्ट आया है और आज हम एयर नाउ में हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं, माननीय झारखंड हाई कोर्ट के लॉयर अजीत कुमार जी। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि हर बार पेपर लीक हो रहा है, कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी आंसर की लीक हो जाता है, तो हाई कोर्ट और आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं और इस मुद्दे को किस तरीके से कोर्ट में उठाया जा रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि फरवरी 2024 में ये एग्ज़ाम जब हुई थी, तो उस समय भी इसी तरह की घटना हुई, पेपर लीक हुआ था और कुछ एक छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जेएसएससी को ही रिटन इन्फॉर्मेशंस भेजी थी एग्जाम्स के पहले। जेएसएससी ने तत्काल उस मामले में कार्रवाई भी की। साक्ष्य की अगर तुलना करें, एविडेंसेस की तुलना करें, तो फरवरी 24 के एग्ज़ाम में जितने साक्ष्य थे उससे कई गुना ज़्यादा एविडेंसेस या साक्ष्य सितंबर माह में जो परीक्षा हुई उसके पेपर लीक से संबंधित है। तो ये बात सही है कि बारंबार जो पेपर लीक हो रही है ये एक गंभीर विषय है। वैसे छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सीटें काफ़ी कम हैं, 2021 सीटें हैं, सिलेक्ट वैसे ही लोगों का को होना चाहिए जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कठिनाई तब होती है जब इस तरह की बेईमानियाँ या पेपर लीक इत्यादि के मामले आते हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र निराश हो जाते हैं और राज्य सरकार का ये दायित्व है, जेएसएससी का दायित्व है कि इस तरह की घटना न हो, परंतु ऐसी घटना बार-बार हो रही है, ये ज़रूर गंभीर विषय है। सर, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अभ्यर्थियों का दो गुट है। एक ऐसा वर्ग है जो ये कहते हैं कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, वो अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, कैसे हम आगे जाके काम करेंगे, सेवा करेंगे। दूसरा वर्ग वो है जो कह रहा है कि नहीं, पेपर लीक हुआ है। तो इन दोनों को बैलेंस करते हुए अभी एफएसएल का रिपोर्ट भी आया है सर। मैं चाहता हूं कि आप इस पे ऐसा टिप्पणी दें, समझाएं कि दोनों वर्गों को कैसे बैलेंस करते हुए आप अपनी बात को कोर्ट तक रखेंगे और कोर्ट इसमें आगे क्या संज्ञान ले सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो विज्ञापन हुई है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस है या अपॉइंटमेंट्स हैं, वो 2021 ही होने हैं। अपॉइंटमेंट जो होंगे, उनके लिए लगभग 3 लाख या उससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करने वाले थे, उन्होंने किया था और वो सारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे भी। सीटों की संख्या जो भी हो, हर अभ्यर्थी या छात्र जो ऐसे महत्वपूर्ण पद के लिए आवेदन करता है,
तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि साफ सुथरे तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा हो और मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होना चाहिए। भारी संख्या में जब छात्र इस विज्ञापन के उपरांत अपीयर हुए हैं और जैसे ही ये मालूम चलता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही आंसर्स लीक कर दिए गए थे, काफ़ी संख्या में आंसर्स जो है वो डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस में रिकॉर्ड किए गए या मैसेज के फॉर्म में एक दूसरे को ट्रांसमिट किए गए। इन सभी मोबाइल सेट्स के बारे में एफएसएल ने साफ तौर पे कहा है कि आउट ऑफ 9 मोबाइल सेट्स जो उनके पास था, वो सारे मोबाइल सेट्स जो है वो नॉन टेम्पर्ड है, यानी उसमें जो मैसेजेस हैं उसके साथ में जो दिया गया समय है वो सही है, टेम्पर्ड नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एग्ज़ाम या जो सेंटर पर एग्ज़ाम होना था 22 सितंबर को, यदि 21 सितंबर को ही या 22 सितंबर को एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही बहुत सारे छात्र ऐसे पाए गए या ऐसे में मोबाइल डिवाइसेस में कम्युनिकेशंस देखी गई है कि आंसर्स जो आने वाले थे क्वेश्चंस उनके वास्तव में लीक कर दिए गए थे। जैसे मान लीजिए कि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का 4 आंसर है, तो एक मैथमेटिकल फिगर है वो ऑलरेडी लीक्ड है। जैसे मान लीजिए √5, √3, तो 4 ऑप्शंस में से अगर √3 है और किसी ने सरसरी निगाह से एक बार भी देख लिया है पहले से कि किसी क्वेश्चन का आंसर √3 ही होगा, तो उस क्वेश्चन को बगैर देखे भी वो आंसर चारों में से एक सेलेक्ट करेगा। इसी तरह के लगभग 60, 65 या 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर्स पहले से लीक्ड आउट थे, पहले से लीक्ड आउट थे सर। पहले से लीक्ड आउट थे। और अगर मान लिया जाए कि वैसे छात्रों की बात की गई जो सोर्स नहीं जाहिर कर रहे हैं, तो सीआईडी को ये जांच करनी थी कि ये आखिरकार जब मोबाइल सही है तो उस व्यक्ति को साक्षी बना करके, गवाह बना करके सही विषय की तहकीकात की जाए। 2 ऐसे डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस तो ऐसे छात्र का है जो पटना से धनबाद ट्रेन पर आ रहा है और उसका क्लेम ऐसा है कि उसने ट्रेन में किसी अन्य छात्र को किसी अन्य व्यक्ति से बात करते सुना और ये सारे आंसर्स जो है वो कन्वर्सेशन का पार्ट थे, विषय थे, और उस छात्र ने जो पटना से धनबाद आ रहा था उसने अपने मोबाइल सेट में मैसेज के फॉर्म में वो सारे आंसर्स रिकॉर्ड किए। अच्छा। अब कॉमन व्यक्ति भी है तो सबसे पहले उस छात्र को जिसकी मोबाइल से ये सारी सूचनाएं मिली हैं उससे पूछताछ की जाएगी। यदि वो किसी का नाम छिपा रहा है तो सबसे पहले शक के दायरे में उस छात्र को ही रखा जाएगा। सर, किस पदाधिकारी का नाम ये लोग छुपाते हैं? सरकार बार-बार कहती है कि हम संज्ञान ले रहे हैं, परीक्षा को सही तरीके से आयोजित करवाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन निरंतरता अब देख लीजिए, एक रेगुलैरिटी बना हुआ है कि हर बार हो रहा है। जामताड़ा, गोड्डा, गुमला जैसे जगहों से पेपर लीक हो रहा है। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, समस्या तो ये गंभीर है। एक मैं आपके माध्यम से कॉमन सा सवाल करता हूँ, हमारी सरकार है, आजकल जो एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, जेएसएससी जो एग्ज़ाम्स लेती है, जेपीएससी लेती है, ये एजेंसियों के माध्यम से लेते हैं। इन एजेंसियों की सिलेक्शन आखिर किस प्रकार होती है, ये सबसे बड़ा विषय है। अब 50 या 60 पैसे में या बिल्कुल नॉमिनल रकम प्रत्येक छात्र के विरुद्ध या प्रत्येक छात्र के नाम पर इन एजेंसियों को मिलता है। ये जो अमाउंट है वो इतना कम है कि इतने बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर परीक्षा लेना संभव नहीं है, क्योंकि
क्वेश्चन पेपर सेट करने होते हैं, उतने सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सारा सिस्टम जनरेट करना होता है। तो आखिर इतना कम पैसा लेके ये एजेंसियां ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कैसे करा रही है? हम्म, और यदि आउटसोर्सिंग के जरिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम बिना किसी देख रेख के, बिना किसी सुरक्षा जांच को इंश्योर किए हुए यदि ऐसी एजेंसियों को काम दिया जा रहा है, मैं किसी एजेंसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, जी लेकिन वर्तमान में तो यही परिस्थिति है कि आखिर इतने कम पैसे पे कोई एजेंसी इतना बड़ा और राज्यव्यापी एग्जाम कंडक्ट कराना तैयार कैसे होती है? सर, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी एस्टेट वाला जो मामला था, एसएससी वाला, माफ़ करिएगा मुझे, एसएससी वाले मामले में ये कहा गया था कि वो लोग एक ड्रॉ निकालते हैं जिसमें एडिक्विटी कंपनी को टेंडर मिला था। एडिक्विटी को ये ज़िम्मा मिला था कि वो लोग जो है परीक्षा कंडक्ट करवाएँगे एसएससी का। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जब जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा होती है तो क्या कोर्ट में कभी ये मामला नहीं उठा है कि कौन-सी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है या उस पे हमें संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे सारे अभ्यर्थी और छात्र समझ चुके हैं। इन एजेंसियों को काम देने के पीछे किस तरह की योजना होती है, किस तरह से अप्रोचेज होते हैं, पहुंच वाली बातें होती हैं या और भी बातें होती होंगी जो मैं स्पष्ट तौर पे आपके समक्ष या मीडिया के समक्ष कहना उचित नहीं है। हुँ, हुँ। परंतु ये तो जाहिर है कि यदि नॉमिनल पैसे पे कोई एजेंसी सिलेक्ट होने के उपरांत इतने व्यापक एग्जाम्स ले रही है तो आखिरकार अपना खर्च या अपनी प्रॉफिट कहाँ से निकालेगी? हर जैसे इसी परीक्षा की बात करें तो पेपर लीक का विषय आया, छात्रों ने सूचनाएं दी, लगभग 2 माह तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। माननीय राज्यपाल ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। स्टेट का स्वयं का एक्ट है 2023 का, उस एक्ट में अनफेयर मीन्स या इस तरह की जो पेपर लीक है उसके डेफिनेशन को काफी वाइड किया गया है, काफी ब्रॉड किया गया है। तो क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आंसर भी लीक अगर कर दिए गए मल्टीपल मल्टीपल आंसर्स वाले, तो इसको भी जो है वो गंभीर श्रेणी में, अनफेयर मीन्स की श्रेणी में रखा गया है एक्ट में। परंतु एक्ट सिर्फ होने से बात तो बनती नहीं है अनलेस की राज्य सरकार की एक स्पष्ट मंशा हो कि यहाँ के व्यापक तौर पे जो छात्र छात्राएं अपियर कर रहे हैं उनके लिए कम से कम जो है ऐसे शिकायत का मौका न मिले और 2021 पद हैं अगर, तो उन पे नियुक्तियां जो हो वो स्पष्ट हो और बहुत पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर एजेंसी के सिलेक्शन के लिए सिर्फ इतना देखा जाएगा कि कौन लोएस्ट बिडर है और उस एजेंसी के क्रेडेंशियल के ऊपर में या उस एजेंसी के बारे में और सारी बातें नहीं देखी जाएंगी और जेएसएससी के अधिकारी मिले होते हैं, नहीं मिले होते हैं, किस तरह की बातें होती है। देखिए, 2-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए और आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि विगत कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके मेरिट लिस्ट को इशू करने में, मेरिट लिस्ट को जारी करने में जेएसएससी को समस्या क्यों हो रही है? जेएसएससी आखिरकार सारे छात्र जो सिलेक्ट होते हैं उनके मार्क्स क्यों नहीं डिस्क्लोज करती है? यदि मान लीजिए कि जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं तो उनके मार्क्स तो कम से कम दिए जाएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और इंडिविजुअल छात्र यदि अपना अंक जानना चाहता है तो उसको वेबसाइट पे उसका जो अपना अंक है वो जाहिर कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि जो छात्र या कोई छात्रा अगर सिलेक्ट हुई है या अपॉइंट हुई है उसका मार्क्स
शायद कम है और जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उसके मार्क्स कहीं ज़्यादा हैं। कुछ एग्ज़ाम्स के मामले में ऐसे भी दृष्टांत आए हैं मेरे सामने में, जब जेएसएससी ने स्वयं वैसे छात्रों या अभ्यर्थियों का नाम कैंसिल कर दिया था, उनके उनके लिए एक रिजेक्ट लिस्ट बनाई गई और उनका नाम रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया था। फिर भी अंततः देखा जाता है कि वैसे लोग सिलेक्ट हुए हैं और रोल नंबर के मिलान करने के बाद पता चलता है कि वो वास्तव में नियुक्त भी हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ज़रूर कुछ चल रहा है और ये बारंबार जो हो रहा है, तो एक शंका की बात है। मैं नहीं कहता हूँ कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1970 से लेकर के या उससे पहले भी अनेकों जजमेंट्स हुए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड जजमेंट हुआ, फिर सरवाल के मामले में एक जजमेंट आया, फिर अभी वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम पूरा का पूरा स्क्रैप हुआ है वो हुआ है। नीट वाला भी सर। नीट वाले मामले में विषय कुछ और था और पेपर लीक की बात कही गई थी, परंतु चूंकि उसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऑल ओवर इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पेपर लीक जो है वो उतना व्यापक नहीं था और चूंकि एग्जाम एक ही दिन ली गई थी, उतना व्यापक नहीं था, इसलिए कुछ सेंटर्स पे वो फोकस्ड रहा और कुछ सेंटर्स पे ही वो केंद्रित था पेपर लीक। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में व्यापक हस्तक्षेप नहीं किया और एग्जाम स्क्रैप नहीं की गई। लेकिन ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आमतौर पे ऐसे मामलों में जब पेपर लीक है या इस तरह के करप्शन की बात आती है, अनफेयर मीन्स की बात आती है, तो स्पष्ट साक्ष्य न भी मिले तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे भी एग्जाम स्क्रैप करना चाहिए। और एग्जाम स्क्रैप करने के पीछे सबसे बड़ी नियत यह है कि जो एजुकेशनल एटमॉस्फेयर में बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती हैं, तो इनकी स्वच्छता को, इनके ट्रांसपेरेंसी को, इनकी ऑनेस्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो हमारे राज्य में ये लगातार दिखाई दे रहा है। फरवरी 24 का एग्ज़ाम है, उसके बाद अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 24 में, इन दोनों एग्ज़ाम्स में मोटा मोटी ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया कि पेपर लीक हुई और काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं। जब मोबाइल सेट्स जो है वो अनटेम्पर्ड है, नॉन टेम्पर्ड है, तो आप बताइए कि अगर 9 मोबाइल सेट जो डिफरेंट लोगों का है, इनके खुद जो है असिस्टेंट या एडिशनल सेक्शन ऑफिसर एएसओ का एक मैसेज है जो इनके खुद डीवाईएसपी के पास गया और इनका स्वयं का डीवाईएसपी जो एसडीपीओ या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहिए राज्य सरकार का, उसके पास 4 बजे सुबह में एग्जाम जिस दिन होनी है उसी दिन सुबह में जो है एक मैसेज गया। एएसओ ने ये क्लेम किया है कि किसी छात्र ने उनके पास ये मैसेजेस भेजे ये क्वेश्चंस के, और वो सारे क्वेश्चंस के जो मैसेज थे वो एएसओ ने डीवाईएसपी को भेजा। तो आप बताइए कि मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि जो डीवाईएसपी हैं, जो स्पष्ट तौर पे इन बातों को मुखर होकर के बता रहे थे, उन्हें संटिंग पोस्टिंग कर दी गई। उनकी पोस्टिंग जो है किसी बेकार जगह पे कर दी गई ताकि वो सकारात्मक तौर पर जो है वो इस मामले में अपनी बात न रख पाए और ये पूरे मामले को किसी न किसी तरह से लिपापोती करने की योजना बना ली गई। जेएसएससी ने सबसे पहले जांच के प्रथम चरण में ही कह दिया कि ऐसी कोई पेपर लीक नहीं हुई। हेलो, हाउ कैन यू से दिस? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप एग्जामिनिंग बॉडी हैं, आप ही के ऊपर यह आरोप लगा है, आप ही का ये दायित्व है ये स्पष्ट करना। आपने फरवरी 2024 के एग्जाम को स्क्रैप भी किया था,
ऐसी घटना के आधार पर, और आप स्वयं कोर्ट में जाके कहते हैं कि नहीं नहीं कोई पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला है। सर, जब आप इतने सारे पॉइंट्स बता रहे हैं सर कि जब पुष्टि हुई, 9 डिवाइसेस मिले, आपने ट्रेन वाला भी वाकया बताया कि कैसे लीक, तो सर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? क्या संज्ञान आप लेने वाले हैं हाई कोर्ट में? अभ्यर्थियों की बात को कैसे रखा जाएगा माननीय हाई कोर्ट में सर? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय में पिछले डेट पर ही एक पिटीशन दायर की गई थी जेएसएससी की ओर से। जेएसएससी ने कहा था कि जो स्टे चल रही है इस मामले में वो वकेट कर दिया जाए और रिजल्ट निकालने की अनुमति दे दी जाए। छात्रों की ओर से मैंने एक पिटीशन दायर किया था कि इस मामले में गंभीर साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं और जो क्वेश्चन पेपर के सेट्स थे वो भी कुछ एक सेंटर्स पे खुले हुए पाए गए, ऐसा भी आरोप लगाया गया है और ऐसे भी एविडेंसेस दिए गए हैं उस समय सर छात्रों को। वीडियो भी वायरल हो रहा था इसका। हाँ, ऐसा दिया गया है और ये तो ये खुद सरकार के एफिडेविट से जाहिर है कि ये सारे साक्ष्य सरकार को मिले हैं। तो हमने ये आग्रह किया है, प्रार्थना की है पिटीशन डाल करके कि इस मामले की एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले 2 माह तक एफआईआर नहीं लॉन्च करना, उसके बाद में अचानक कुछ दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको सीआईडी के पास भेज देना, और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि सीआईडी ने स्वयं एक एफिडेविट दायर की है न्यायालय के समक्ष और उसमें ये जाहिर किया है, लिखा है कि इस मामले में अब तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें पेपर लीक का साक्ष्य उन्हें नहीं मिला। तो वो जो उपस्थित साक्ष्य है, जो प्रेजेंट एविडेंसेस हैं उनके पास, उसी आधार पे जांच को आगे ना बढ़ा करके किसी के दबाव में या किसी को बचाने के लिए कुछ एक बातें कही गई बढ़ चढ़ करके और बाकी चीजों को गौन कर दिया गया। और सीआईडी के डीवाईएसपी जो आईओ है केस के, उन्होंने न्यायालय के सामने में ऐसा पक्ष रखने का प्रयास किया कि इस मामले में पेपर लीक के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, इसलिए इस मामले में जो है वो रिजल्ट पब्लिश करने की अनुमति दी जा सकती है। माननीय न्यायालय काफी नाराज थी। माननीय न्यायालय ने जब देखा ऐसी एफिडेविट को तो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की और कहा है कि ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? अनुसंधान पदाधिकारी तो निष्पक्ष जांच करता है, उसे निष्पक्षता के साथ में किसी दुराव या किसी मेल पर ध्यान दिए बिना विषय वस्तु की इन्वेस्टिगेशन करनी है और तथ्य प्राप्त करने हैं, तो वो अपना मंतव्य इस प्रकार से कैसे दे सकता है? तो माननीय न्यायालय ने काफी नाराजगी जाहिर की और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जब एडवोकेट जनरल थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में वो एफिडेविट को वापस लेंगे और दूसरी एफिडेविट दायर करवाएंगे एक सीनियर ऑफिसर से। उन्होंने ये भी कहा न्यायालय के सामने में कि एक उच्च अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करके इस विषय की जांच कराई जा सकती है। तो आप बताइए कि यदि राज्य सरकार इस जिद पे अड़ जाए, जेएसएससी को सिर्फ ढकने के लिए या कुछ दोषीवार लोगों को ढकने के लिए, यदि राज्य सरकार 3-3.5 लाख छात्रों के दर्द को नहीं समझ रही है और वो ये चाहती है कि किसी तरह से रिजल्ट निकाल दे, तो इसे जिद छोड़ करके क्या कहेंगे? 2000 आप देखिए 2021 पद है, यदि 2021 या 1800 या 1500 अभ्यर्थियों को भी, जो कि बहुत छोटी संख्या है, अगर वह 1500 अभ्यर्थियों को ही यदि आंसर्स दे दिए गए थे, 60-70 आंसर्स दे दिए गए थे, तो आप समझ लीजिए कि उनके 70 आंसर्स तो बिल्कुल सही होंगे। एग्जैक्टली, हाँ, 70% तो ऐसे ही लिख करके आए होंगे। 150 में से अगर 60 या 65 या 70 तो आधा तो हो ही गया। तो आप बताइए कि वैसे लोग जब एज लेंगे, कम पढ़े लिखे हैं या बहुत योग्य नहीं भी हैं,
परंतु उन्होंने ये कारोबार कर लिया। तो कितना बड़ा अन्याय हुआ है। आपने प्रश्न किया कि आखिरकार बैलेंस कैसे होगा। हाँ। आप बताइए कि वैसे छात्र जो गलत तरीका अपना करके अपॉइंट होते हैं, वो मैं समझता हूं कि कुछ लोग इसमें जायज भी होंगे, लेकिन यदि नाजायज तरीके से अपॉइंट हो जाने वालों की संख्या अगर अधिक मान है। लीजिए कि 1000 भी हो, हम्म, तो आप समझिए कि उन 1000 छात्रों के पीछे 3.5 लाख छात्र ऐसे हैं जो परमानेंटली निराश होंगे और उनका विश्वास ऐसी संस्था पे नहीं रहेगा। तो राज्य सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जेएसएससी जैसी संस्था का की जो साख है, जो उनके ऊपर विश्वास है छात्रों का, वो बना रहे। उसको छोड़ करके राज्य सरकार यदि संपूर्ण मामले की लीपापोती कर रही है, आपने देखा ना कि ये मामला जो इस प्रकार का है कि एक गैंग था, वो सारे लोग पैसा लेते हैं छात्रों से, नेपाल में जाकर के आंसर्स रटाए गए और सरकार के एफिडेविट में जो पेमेंट की ट्रेल है, सीआईडी के एफिडेविट में पेमेंट की ट्रेल है, वो एग्जाम के बाद में ऐसे अनेकों पेमेंट किए गए इन लोगों को। तो आप बताइए कि कोई छात्र एग्जाम खत्म होने के बाद कोई पेमेंट कर रहा है, तो यदि क्वेश्चंस या आंसर्स उसे नहीं दिए गए थे और वो परीक्षा में नहीं आया, तो कोई व्यक्ति क्यों पैसे देगा एग्जाम के बाद? इसका मतलब यह है कि उसने कुछ पैसे पहले दिए होंगे और आंसर्स जो दिए गए या क्वेश्चंस उनको दिए गए थे, वो जब मिल गए एग्जाम में, तो खुश होकर के जब उनकी एग्जाम अच्छी हो गई और वो सफल होंगे ऐसा उन्हें जाहिर होता है, तो वो पैसे भी देते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण साक्ष्य फिर से हुआ कि भाई आखिर पेमेंट बाद में कैसे हो रही है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए झूठा क्वेश्चन दे दिया गया, जैसा सीआईडी अपने एफिडेविट में जाहिर करना चाहती है कि नहीं नहीं ऐसा एक गैंग था, वो लड़कों को ठगा गया, बेवकूफ बनाया गया। सो वास्तव में 10 छात्र ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए। तो वैसे छात्रों की, वैसे अभ्यर्थियों की जो पेमेंट की लिस्ट इन्होंने लगाई है, उससे क्यों यह जाहिर हो रहा है कि बहुत सारे छात्र बाद में पेमेंट कर रहे थे? तो ऐसे कौन से बेवकूफ छात्र हैं कि लाखों लाख रुपए किसी गैंग वाले को या किसी पेपर लीक के सरगना को क्वेश्चन ना भी मिले तो पेमेंट करेगा? तो ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। तो बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक और बड़ा सरप्राइजिंग एविडेंसेस है इनके एफिडेविट में, जो एक आम आदमी भी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी अगर देखेगा तो बिल्कुल रोए रोए खड़े होते हैं। इन छात्रों के लिए दर्द होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। यदि मान लीजिए एक मेरिट के मुताबिक अगर सिलेक्शंस होगी, तो जाहिर है कि जिसने कम मेहनत करी है, जिसने कम पढ़ाई की है, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, अगली बार मेहनत करेगा। लेकिन मेहनत करने के बाद भी जो कम मेहनती लड़का इस तरह के बंगलिंग या बैकडोर मेथड्स को अडॉप्ट करके सिलेक्ट होगा, तो कोई छात्र पढ़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको एक धारणा बनेगी उसके मन में कि भाई परीक्षा दे के कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। आपने सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी गई हैं कि किस तरीके से अजीत कुमार जी लगातार इस मामले पर संज्ञान भी ले रहे हैं, कोर्ट में लगातार बातें भी चल रही हैं, और जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल एयर नाउ के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। युवा से रिलेटेड, अभ्यर्थियों से रिलेटेड जितना भी मुद्दा होगा, हम अपने चैनल पे निरंतर आपको देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।